नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो शख्सियत हैं, उन्होंने एक सपना देखा था पायलट बनने का और कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत में आसमान में उड़ना नहीं बल्कि राजनीति में उड़ान भरना लिखा हुआ था। वो वापस लौटे और अपने जो परिवार की सियासी कह सकते हैं राजनीतिक विरासत थी उसको संभाला। बात करें अगर 2017 की, तो उससे पहले तक वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे। उन्होंने अपने परिवार की जो राजनीति थी उसको मजबूत किया और अपने पिता से राजनीति के कई गुर भी सीखे। लेकिन 2017 में बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा। पहली बार विधायक का चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद लोगों के सुख दुख में शामिल रहे। कहीं कुछ गलत देखा तो उसका विरोध भी किया। फिर आया साल 2022, लोगों ने अपना प्यार दिखाया और एक बार फिर से 2022 में वो विधायक बने और इस बार योगी सरकार ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो शख्स मौजूद हैं वो है सुरेश राही जी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री। नमस्कार सर। नमस्कार। न्यूज रूम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम सभी कुछ न कुछ सपने देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सपने पूरे हो जाएं। लेकिन आपने जो सपना देखा वो पूरा भी हुआ। बावजूद उसके आप वो सब छोड़कर वापस लौट आए, क्या वजह रही? देखिए, हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है। हमारे पिताजी बहुत गरीब परिवार से निकलकर, किसान परिवार से निकलकर पढ़ाई के लिए सीतापुर आए और उसी बीच में उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी पढ़ाई छूट जाती है जी। फिर पढ़ाई छूटने के बाद मतलब हाई स्कूल में फेल भी हो जाते हैं। तो कहने को तो तात्पर्य है कि वो 8वीं पास थे जी। लेकिन वो फिर धीरे धीरे उनका राजनीतिक लोगों से मेलजोल बढ़ा और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत साफ गोई आदमी थे जी। बहुत सीधी और सच्ची बात करते थे, सिद्धांतवादी थे। तो जो उस समय तत्कालीन जो बड़े नेता हमारे थे जिले के, आदरणीय ताराचंद महेश्वरी जी थे, सुधीर श्रीराम सिंगानी थे वो, और आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी, दोनों लोग उनके राजनीतिक गुरु रहे और उनके संरक्षण में आकर उनसे स्नेह प्राप्त करके धीरे धीरे वो राजनीति के शिखर तक पहुँचे। लेकिन उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हम लोग को हमेशा ये सिखाते रहे कि अगर राजनीति करनी है तो सबसे पहले समाज को समझो। अगर आप समाज नीति नहीं जानते हो तो राजनीति में कभी आप सक्सेस नहीं होंगे। तो हम लोग हमेशा ये समझाते रहे, राजनीति समाज नीति का जो दोनों का अंतर हमेशा हम लोग को समझाया। नेक रास्ते पे चलने का हम लोग को जो है प्रेरणा हमेशा दी। कोई गलत काम ना करो आप, ये हमेशा हम लोग को सिखाते रहे और आज वो नहीं हैं। हमने उनके सिद्धांतों पे ही चल के आज यहाँ तक पहुँचे। अच्छा सर, ये तो बात होगी परिवार की राजनीति को लेकर, लेकिन एक बात बताइए, जब घर में कोई जैसे कि पुलिस में है तो बचपन से बच्चा सोचता है पुलिस में जाऊंगा। इसी तरह से डॉक्टर हैं अगर घर में तो लोगों को लगता है डॉक्टर बन जाओ। लेकिन आपके परिवार में जैसे कि हम सभी जानते हैं सब राजनीति में ही सक्रिय थे, फिर पायलट बनने का कैसे ख्याल आया? क्या कोई खास वजह रही उसकी? देखिए, पिताजी चाहते थे हमारे संभवतः कि राजनीति में सिर्फ एक ही व्यक्ति आए, बाकी कोई नौकरी करे और आगे बढ़ें, एक अलग लाइन चुने। लेकिन जो भाग्य को मंजूर होता वही होता है। बिल्कुल। हमारे बड़े भाई को उन्होंने विधायक बनाया, विधायक भी बने 96 में विधायक बने जी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अगला चुनाव नहीं जीत पाए। फिर सन 2010 तक जब मैंने देखा कि राजनीति में अब ये बड़े भाई हमारे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ आगे करना चाहिए, कि हमारे पिताजी की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैंने अपने कुछ साथियों से वार्ता की तो बैठ के जो चर्चा का निष्कर्ष निकला, ये निकला कि हम लोग जिस दल में पिताजी हैं उसमें नहीं करेंगे राजनीति, हम एक अपना अलग बनाएंगे। और उस समय क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा बोलबाला था, लेकिन मुझे लगा कि क्षेत्रीय पार्टी में जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं होती हैं वो थोड़ा संकीर्ण होती हैं और वो छोटे स्तर पे सीमित रहती हैं। तो मुझे लगा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में मैं जाना चाहिए, जिनकी एक सोच बहुत बड़ी विशाल हो, सोच हो, अच्छी सोच हो, देश के प्रति क्या सोचते हैं, समाज के प्रति क्या सोचते हैं। यही सोचकर हम लोगों ने निश्चय किया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हम लोग हों। और चूंकि उस समय कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल अलग अलग थी, अलग विचारधारा थी उनकी, और हमारे पिताजी तो बिल्कुल कांग्रेसी थे और किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनके परिवार का सदस्य भारतीय जनता पार्टी में जाए। तो मैंने उनको बिना बताए
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो इतना मुझसे वो नाराज हुए कि मुझे घर से ही निकाल दिया। बोले हमारे घर में कोई जनसंघ का आदमी नहीं रह सकता, आप जो है अपना रास्ता अलग आपने अपनाया है तो आप अपना घर भी अलग कर लो और आप अलग रहिए। मैं 2 साल घर से बाहर रहा और उसके बाद फिर लोगों ने समझाया कि भाई आपका बड़ा लड़का भी दूसरे दल में चला गया था, तब आपने कुछ नहीं कहा। बोले वो दूसरे दल में गया था, ये तो भाजपा में चला गया, बताइए भाजपा ही हो गया ये। फिर लोगों ने जब समझाया उनको कि नहीं चलो ठीक है, लड़का अपना अलग राजनीति करना चाह रहा है, अलग दल में जाना चाह रहा है, तो उसमें आप ठीक है आप सहयोग न करो तो उसको घर से भी नहीं लो, उसको घर में तो रखिए, तो उसका कम से कम मनोबल उसका बढ़ता रहेगा कि हाँ चलिए परिवार में है, कोई समस्या होगी बताएगा। तो आप राय तो उसको दे सकते हैं, भले दूसरे दल में आप उसकी मदद न करो, लेकिन इसमें कोई 2 राय नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी में जो भी सम्मान और स्थान मिला उसमें मेरे पिताजी का नाम हमेशा आगे रहा, क्योंकि जब मिलने आता था लोगों से तो जब मैं बताता मैं रही जी का लड़का हूँ तो मुझे बहुत सम्मान देते थे। बिल्कुल सर, आपने पिताजी की काफ़ी बातें की और राजनीति के कई गुण भी उनसे सीखे, लेकिन अगर माँ की बात करें, क्योंकि आपकी माँ भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय थी और कहते हैं कि जो बेटे होते हैं माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, आप किसके करीब थे ज़्यादा, माँ के या पिता के? देखिए हम दोनों लोगों के करीब रहे और कोई ऐसा नहीं था कि माँ अधिक प्यार करती है पिताजी अधिक प्यार करते हैं, दोनों लोग समान रूप से सभी को, पूरे परिवार को समान रूप से ही प्यार करते थे। और माता जी की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी माता जी सिर्फ 5वीं पढ़ी थी और जिला पंचायत अध्यक्ष रही, और जिस तरीके से उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की थी और जिला पंचायत को चलाया था, और उस समय वो घाटे में चल रही थी, और जब उन्होंने समय उनका पूरा हुआ था 5 साल का कार्यकाल, तो उस समय वो जिला पंचायत मुनाफे में आ गई थी। और उन्होंने कभी भी जिला पंचायत चलाने के लिए पिताजी का सहयोग नहीं लिया, हमेशा अपने निर्णय वो स्वयं लेती थी। हाँ कभी जब समस्याएं होती थी तो अवश्य पूछती थी कि इसमें हम कैसे करें, तो राज हो देते थे। और वो जिला पंचायत हमारे पिताजी और हम लोग बहुत मतलब 5 वर्ष के कार्यकाल में मुश्किल से हम लोग शायद 2 या 3 बार जिला पंचायत में होंगे, और हम लोग को निर्देश थे कि आपका कोई भी मित्र, कोई भी परिचित जिला पंचायत के अंदर कोई ठेकेदारी नहीं करेगा और ना यहाँ पे कोई इंटरफेयर करेगा। तो हम लोगों ने कभी जिला पंचायत के अंदर कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया। इस तुम्हारे सिद्धांत थे उनके अपने कि हमारे परिवार का कोई आदमी ठेकेदारी नहीं करेगा। हम लोग आज भी ठेकेदारी से दूर रहते हैं, हमारा परिवार में मतलब हम लोग ठेकेदारी और इस चीज़ से दूर रहते हैं, क्योंकि पिताजी ने कहा राजनीति में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। अगर राजनीति कर रहे हो तो उसको व्यापार के रूप में इस्तेमाल मत करो, राजनीति सेवा भाव है ये, तो उसको सेवा कीजिए आप इसकी। तो हम लोग उसी जो उनका था सिद्धांत, हम लोग उसी पे आज भी चल रहे हैं। आज भी हमारे परिवार में कोई ठेकेदारी प्रथा या इस तरीके के कोई काम लोग नहीं करते हैं। सर आपके जो बड़े भाई हैं वो भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और 4 बहनें भी हैं आपकी, आपस में भाई बहन के कैसे रिश्ते थे, क्या आपस में सलाह मशवरा करते थे आप? हम लोग देखिए, आप कैरियर की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ माता पिता जी से बात करते थे, और बाकी परिवार जो सामान्य परिवार होते हैं उसी तरीके हम लोग का भी परिवार था, कोई विशेष ऐसा अलग नहीं था। जो सामान्य परिवार आमतौर पर होते हैं हम लोग भी उसी तरीके से रहते थे, सब एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना होता था। लेकिन राजनीतिक या उस तरह की बातें जब होती थी तो उसके लिए हम लोग पिताजी से सलाह लेते थे। बिल्कुल सर, इस समय देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लोग उपचुनाव को लेकर जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एकजुटता दिखाई दे रही, लेकिन वही विपक्षी गठबंधन में जो दरार है, जो रार है, वो भी सीधे तौर पर नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, जो एकजुटता बीजेपी दिखा रही है उसका फायदा मिलेगा उपचुनाव में? देखिए अभी आपने हाल के चुनाव में देखा और थोड़ी सी सफलता उनको क्या मिल गई, सबके अलग अलग सारे होने लग गए और सब अपनी अपनी खिचड़ी पकाने लग गए। देखिए हरियाणा में क्या किया, जम्मू में किस तरीके से कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ये सिर्फ इनका एक उद्देश्य खाली है कि किस तरीके से हम लोग मोदी जी को हराएं, मोदी जी को पीछे करें। लेकिन अगर आप थोड़ा विचार करेंगे और सोचेंगे अगर आप लोग, तो देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, हमारे देश आज़ाद होने के बाद तमाम देश आज़ाद हुए, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है और हमारी स्थिति, हम जहाँ पे थे हम उससे ही पीछे जा रहे हैं। अगर उस समय की सरकारें अगर सही तरीके से काम करती तो हम लोग 25-30 साल में विकसित देश बन सकते थे। हमारे पास साधन थे, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध था, लेकिन किसी की सोच नहीं थी कि हम देश के लोगों के लिए कुछ करें
जो हमारे नागरिक हैं इनके लिए हम कुछ करें। उस समय के सरकार के जो भी लोग थे उन लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि हम अपने परिवार का, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, और अपना करते करते हमारा देश कहाँ चला गया किसी ने नहीं सोचा कि एक जो गांव में लोग रह रहे हैं जिनके कारण हमारी सरकारें बराबर बन रही हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, उनको पीने को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके घर में चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया किसने? मोदी जी ने। अम्बेडकर जी को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया आप जानती है, गांधी जी को बराबर इस्तेमाल किया जा रहा है, लोहिया जी को लोग इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं, उनकी जो सोच थी गरीबों के प्रति, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, उससे जनमानस को लाभ कैसे पहुंचाएं, किसी ने नहीं सोचा। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी वही सबकी एक सोच थी कि अंतिम व्यक्ति जो पायदान पे व्यक्ति है उसको हम आगे कैसे उस तक सरकार की योजना पहुंचाएं, किसी ने नहीं आज तक सोचा। अगर आज सोचा है किसी ने, इन चारों महापुरुषों के विचारों को अगर बढ़ाने का काम किया है तो मात्र मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। आज गांव के अंदर आप देखिए किस तरीके से पक्के मकान बन रहे हैं, गांव के अंदर सड़कें बन रही। 70 साल में हम पीने का पानी, साफ पानी नहीं दे पाए, आज गांव के अंदर हम पानी देने का काम कर रहे हैं। बिजली नहीं दे पाए आज तक हम लोग, बच्चों के लिए स्कूल अच्छे व्यवस्था नहीं कर पाए। रहने के लिए तो स्कूल बने थे, लेकिन उन स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए बैठने का जो स्थान था वहां गड्ढे बने हुए थे। आज आप स्कूल की हालत देखिए, आज बच्चे अपने आप पढ़ने आते हैं, मास्टर स्वयं जाते हैं घरों में बच्चों को लेने कि भाई अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। जनता जान देख रही है, समझ रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास है, और वो लगातार जिस तरीके की योजनाएं ला रहे हैं, जिस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, सुदृढ़ हो रही है, तो उसको देखते हुए जनता बराबर हम लोग के साथ में है और रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा सर, एक बड़ी दिलचस्प बात अभी पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में योगी जी गए तो उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। अभी देखिए अखिलेश यादव ने पोस्टर लगाया 27 के सत्ताधीश। अभी कल संजय निषाद जी ने उनके घर के बाहर पोस्टर लगा हुआ था 27 के खेवनहार। क्या इस तरह का माहौल जो है क्रिएट करके चुनाव से पहले, क्या जानबूझकर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उसका असर हो चुनावों में? पॉलिटिकल प्रेशर की जो बात हो रही है, देखिए इन लोग के पास, जो विपक्ष के पास है, कोई सोच नहीं है। इनकी सिर्फ एक सोच है, किस तरीके से हम लोग सत्ता हासिल करें और कैसे जो है हम लोग अपने लोगों का आगे बढ़ाएं। सिर्फ वो एक ही सोच, उनकी कोई जनता के प्रति कोई सोच नहीं है कि हम देश को आगे बढ़ाएं, राज्य को आगे बढ़ाएं। समाजवादी की सरकार में प्रदेश की स्थिति क्या थी आप अच्छी तरीके से जानती हैं, ये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज आप देख लीजिए किस तरीके की स्थिति है, लोग यहाँ व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं कि हम यहाँ पे अपने उद्योग लगाएं आके। तो एक माहौल जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो एक बहुत अच्छा माहौल दिया है, और वो उस माहौल को ये लोग खराब करना चाह रहे हैं। और इस तरीके से ये जो पोस्टर वार इस समय जो चालू किया है, ये इसी का ये है, उसी की कड़ी है ये। कोई इनका लाभ नहीं इनका कोई है, जनता समझ चुकी है कि कहाँ हमको जाना है, किसके साथ रहना। आपने हरियाणा भी देखा, आपने किस तरीके से वहां पे मुख्यमंत्री तक तय कर दिया था, ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वापस उसी में लड़ाई होने लग गई। तो और जनता ने जो नतीजा दिया आप देखिए किस तरीके से, उसको पता है कि जो 24 हमने गलतियां की थी वो हमें आगे नहीं करनी है। तो जनता हम लोग के साथ में है, और मोदी जी के साथ में, उनको पूरा मोदी जी और योगी जी में पूरा विश्वास है। बिल्कुल। अच्छा सर, कारागार मंत्रालय आपके पास है, क्या अगर हम कारागारों की बात करें, वहां पर जो कैदी हैं, अगर हम कारागारों की स्थिति देखते हैं तो बहुत ज्यादा जो कैदी हैं वो वहां पर हैं। इसको लेकर, क्योंकि ज्यादा होने की वजह से जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है, क्या इसको लेकर भी कुछ काम कर रही है आपकी सरकार? देखिए ओवर क्राउडिंग की समस्या बहुत थी, अब हमारी सरकार में कई जेलें नहीं बन रही हैं, विस्तार किया जा रहा है। जहाँ बैरक्स बननी वहाँ बैरक भी नहीं बनाई जा रही हैं। और अगर जेलों की स्थिति की बात करें तो हमारी सरकार और आप पुरानी सरकार से तुलना करेंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल आपको वहाँ पे मिलेगा। उस समय हालात जेल के अंदर ये थे, ना कोई मिलने का समय था, ना कैदियों का कोई रखरखाव था, ना कोई उनकी व्यवस्थाएं थी रहने की अच्छी, बस वहाँ पे दादागिरी और गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। आज आप जाइए जेलों में देखिए, सुबह प्रातःकालीन जो है आरतियाँ होती हैं, पाठ होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। देखिए हम लोगों का सोच जो एक है कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं, मन में, आप भी अगर पूजा पाठ कर रही है तो एक मन में शांति आती है। आप कितना भी उग्र हो,
कितना भी व्यथित हों और भगवान का नाम ले, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक शांति आती है और जो क्रोध होता है शांत होता है अपने आप। और वो जेल के अंदर जो कैदी हमारे बंद हैं तो कहीं ना कहीं विचलित होते ही है, उनको समस्याएं होती हैं। भाई कारागार तो कारागार है ही है, तो अगर हम उनको एक सकारात्मक बढ़िया एक अच्छा वातावरण बना के दें तो निश्चित रूप से उनका मन शांत होता है और जो उन्होंने कृत्य किया है, जो अपराध किया है, उसको वो सजा नहीं, उसका पश्चाताप करके बाहर आए। और उनको वहाँ पे जो हम लोग जो जिस लाइन के वो आदमी होते हैं, जैसे कोई स्त्रीगिरी का काम जानता है, कोई मिट्टी का काम जानता है, या कोई बढ़ईगिरी का काम जानता है, या कोई दरी बिनने का काम जानता है, उस तरीके की वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वो अपने आप को वहाँ पे हुनर प्रदर्शित करके सीखते हैं वहाँ पे, और जब बाहर आए तो एक अच्छा नागरिक बने, ऐसा हम लोग की व्यवस्थाएं हैं। सर, एक और भी वजह है कि जो जेलें हैं वहां पर बहुत ज्यादा कैदी, क्योंकि जो केसेस हैं वो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 साल 8 साल से लोग सिर्फ वहां पर इसलिए कि जो अभी केसेस है उनका निपटारा नहीं हो रहा। क्या इसको लेकर भी कुछ काम किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो केसेस है उनका फैसला हो? नहीं, हमारी सरकार जब से बनी है हम लोगों ने इस तरीके से बहुत सारे कैदी छोड़े हैं, बहुत सारे कैदियों को रिहा किया गया है, और बहुत सारे ऐसे कैदी थे जिन पे 400, 500 रुपये, 2000 रुपये का जुर्माना लगा था और वो जुर्माना नहीं दे पा रहे थे, तो हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई सामाजिक संस्थाओं से मिल के, और उन लोगों ने उनका जुर्माना अदा करके उन्होंने रिहा कराने का काम किया है। बिल्कुल। सर, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सर, मेरा आपसे सवाल है, लोकसभा के चुनाव जब हुए थे तब उसमें समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला अपना करके लोकसभा में उसकी उन्हें अच्छी जीत भी मिली। अब जब उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी अखिलेश यादव पीडीए का ही फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें भी इस बार ऐसा ही नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए का ही फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपनाती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं जिस पे उन्होंने ओबीसी और दलित को उतारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब उनकी सरकार थी तब पीडीए कहाँ था? तब कभी उन्होंने इसके बारे में सोचा था? आज जब वो सत्ता में नहीं है तो लोगों को बहला फुसला रहे हैं। उन्होंने कभी पीडीए के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी दलित के और पिछड़े के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमेशा अपने लोगों की तिजोरी कैसे बने इस बारे में सोचा। ये मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार है जिसने दलितों और पिछड़ों को बराबर सम्मान दिया। आप देखिए, दलित के नाते आज मैं मंत्री हूँ, हमारे तमाम मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, तो जो सम्मान देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, कभी अखिलेश जी ने नहीं किया। वो सिर्फ एक खाली बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सर, मेरा सवाल आपसे फूलपुर की सीट से रिलेटेड था। वो ये था कि विपक्ष कह रहा है कि उनको मिलेगा बहुमत, तो इस बारे में भाजपा का क्या कहना है कि कितनी जीत हासिल हो सकती है इस पे? देखिए, हम लोग लगभग सभी सीटों पे जीतने वाले हैं। समाजवादी को इस बार पता लग जाएगा कि जनता क्या चाहती है। जो 24 में जो गलतियां हुई हैं जनता से, उसका उसने जवाब हरियाणा में दिया है, और आगे वो जनता गलती करने वाली नहीं है। उसको पता है कि विकास कहाँ पे है, कौन हमारा भला चाह रहा है। तो आप देखिएगा आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाले हैं, लगभग हम सभी सीटों में जीतने वाले हैं। सर, मेरा सवाल आपसे जेल में मिले सुविधाओं को लेकर कैदियों को, कि क्या जेल में सभी कैदियों को एक तरह की सुविधाएं मिलती हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल में सारे कैदियों को समान रूप से देखा जाता है और समान रूप से रखा जाता है। हम उनके लिए अच्छा खाना, उनके लिए अच्छा व्यायाम जो सुबह कराते हैं, भोजन मैं स्वयं चेक करने आता हूँ, हमारे सारे मंत्री और अधिकारी चेक करने आते हैं। भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी समय, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जब हमारे जो कैदी हैं जब व्रत रखते हैं तो उस समय उनको विशेष आहार देते हैं। सर, ये बताएं कि राजनीति में आप काफ़ी लंबे समय से हैं, एक नेता के तौर पर अभी भी कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लगता है पूरी नहीं हुई, आपके जीवन के ऐसे 3 काम जो आगे आने वाले समय में आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सच बोलूँ अगर जो जी सर, तो मेरी एक इच्छा थी, मेरी विधानसभा में एक उच्च कन्या महाविद्यालय खुल जाए जी। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और अभी तक वो खुल नहीं पाया है, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। तो ये मेरा सबसे बड़ा एक वो है कि मैं किसी भी तरीके से अपने हर गांव विधानसभा में एक कन्या महाविद्यालय खुला पाऊँ, क्योंकि उसकी वहाँ बहुत आवश्यकता है जी। क्योंकि महाविद्यालय जो है या तो सीतापुर में है या फिर लखीमपुर में है, 25 किलोमीटर का दोनों तरफ अंतर है। तो मैं चाह रहा था हमारी जो बेटियाँ हैं हमारी हैं
उनको शिक्षा उच्च शिक्षा वहीं मिल जाए। तो ऐसा मेरा प्रयास है कि मैं किसी भी तरीके से वहाँ पे करवा सकूँ, लेकिन अभी मैं सफल नहीं हो पाया उसमें। जी सर, क्योंकि हमने काफ़ी पढ़ा आपके बारे में और आपने खुद भी बताया कि शुरुआती दौर में आपने अपने पिता के लिए काफ़ी काम किया और उनसे राजनीतिक गुण भी सीखे। ऐसी एक बात जो आपने अपने पिता से सीखी और राजनीति में आने के बाद आपने खुद भी उस बात को हमेशा फॉलो किया और वो आपकी स्ट्रेंथ भी बनी, ऐसी कौन सी एक बात है सर? कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर आप राजनीति में बने रहना चाहते हो, मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। जब मैं विधायक बना था जी, तो 1.5 या 2 महीने हुए थे मुझे विधायक बने हुए। नया नया विधायक बना था, जोश भी बहुत था कि आप विधायक हो गए हैं, बहुत बड़ी चीज़ है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो शायद इसकी भनक मेरे पिताजी को लगी। तो चूँकि सुबह सुबह मैं उठ के पूजा करता हूँ तो और वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे बुलाते हैं, अरे विधायक जी इधर आइए जरा। तो मुझे लग रहा है मेरी किसी ने शिकायत की है और आज मुझे डांट पड़ने वाली है। तो मैंने कहा जी बाबू जी क्या हो गया? तो बोले विधायक जी बैठिए जरा। तो मुझे लगा पक्का निश्चित रूप से कोई शिकायत मेरी है। तो वो सोफे पे सामने बैठे थे, मैं 3 वाले सोफे सेट पे मैं किनारे बैठ गया। मुझे लगा कहीं ऐसा ना थप्पड़ पाँव मार दे, क्योंकि वो संकोच नहीं करते थे। मैं पब्लिक में भी होता था तो डांट देते थे और जो भी उनका मन होता था बोल देते थे। तो मुझे लगा आज के बगल में बैठूंगा थप्पड़ ना मार दें, तो थोड़ा दूर ही बैठा उनसे मैं। तो बोले नहीं इधर आ जाओ नजदीक। मैं कहने लगा ठीक है जी ठीक है। बोले भाई क्या सोचा तुमने अपने बारे में? मैंने कहा अब क्या सोचना, तुम विधायक बन गए हैं। बोले आगे? मैंने कहा आगे फिर बनूंगा विधायक। बोले नहीं बनोगे, सिर्फ तुम 4 साल विधायक रहोगे। तो मैंने क्यों बाबू जी 5 साल तो पहले जनता सुनती है। बोले नहीं, अगर राजनीति में आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ करना है, अगर तुमने जो प्रण किया है समाज सेवा का, इसको आगे बढ़ाना है, तो कुछ चीज़ें याद कर लेना, हमेशा याद रखना। जीवन में कभी किसी का भला करना, किसी की मदद करना, तो उसमें कभी कोई लोभ मत करना या कभी कोई चाहत मत रखना कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं तो मुझे इससे मिलना चाहिए। वो व्यक्ति उस समय तो तुमको दे सकता है कुछ भी, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन भविष्य में तुम्हारे कभी वो काम नहीं आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम कोई भी गलत काम करोगे, किसी से भी कोई लाभ लोगे, जनता को सब पता लग जाता है, क्योंकि जनता को पता होता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है और तुम उससे ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे होगे, तभी आपके पास ये चीज़ें बढ़ी हैं। और मुझे कई चीज़ों ने समझाई और मुझे लगा कि हाँ मैं मेरा शायद रास्ता गलत हो रहा था। मेरे मन में एक जो विषय भाव आ गया था कि विधायक हो गया, मैं सब कुछ हो गया हूँ। तो मैंने उसी दिन प्रण किया और पिता ने जो बोला कि जनता के बीच में रहोगे तो जनता तुमको हमेशा सिर पे रखेगी, और जिस दिन जनता से दूर जाओगे, जनता तुम्हारे पहुँचने से पहले तुम उससे किनारे हट जाएगी। तो हमेशा जनता के बीच में रहो और कोई भी काम करो तो उसमें यह कहीं मत सोचना कि मुझे इससे लाभ लेना है। वो लाभ तुमको जीवन पर्यंत कभी ना कभी तुमको अवश्य देगा। वो लौट के आता, चाहे ईश्वर दे चाहे वो दे, लेकिन वो तुमको मिलेगा। जब तुम कभी मुसीबत में होगे तो वो आदमी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तो बस वो चीज़ मुझे आज भी याद है और मैंने तब से प्रण किया कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, किसी के मदद करने के एवज में कभी कोई लाभ नहीं लूँगा। और मैं उस पर आज भी अडिग हूँ और हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और उनके जो सिद्धांत उनके थे मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ और उन्हीं को अपना के आगे बढ़ता हूँ। अच्छा सर, जब आप खाली होते हैं तो खुद के लिए क्या करते हैं? खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए या खुद को एंटरटेन करने के लिए खाली समय में क्या करना अच्छा लगता है? खाली तो खैर हम लोग हो ही नहीं पाते हैं। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और 8:30 बजे के बाद से हमारे घर में तो दरवाज़ा खुले हमेशा रहते हैं, जनता का आना जाना चालू हो जाता है। तो 11, 11:30, 12, 1 जिस तरीके से आती रहती है। तो खाली तो हम लोग बहुत कम हो पाते हैं, बहुत मुश्किल से समय मिलता है। परिवार वालों की भी शिकायत रहती हैं, बच्चों की भी शिकायतें रहती हैं कि पहले आप तो 6-7 महीने में कहीं ना कहीं बाहर घुमा के लिए आते थे, लेकिन आज अब पिछले जब से आप विधायक बने कहीं ले नहीं जाते हैं आप हैं। तो ये तो समस्या हम लोग के साथ रहती हैं कि हम लोग को समय परिवार के लिए नहीं मिल पाता है, बहुत कम समय मिलता है।
तो ये थोड़ी समस्या हम लोग के सामने पर रहती फिर है। भी सर कुछ ऐसे शौक होंगे कि लगता होगा कि अगर समय मिल रहा है तो अपने शौक पूरे कर लूं, क्या इस तरह के कोई ऐसा शौक है? शौक क्या, थोड़ा सा सुबह जैसे सुबह जब नाश्ता करते हैं तो ये है कि जो भगवान के सीरियल है वो जरूर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट देख लेता हूँ, नाश्ता करते करते देखता हूँ, उसी में शौक पूरा हो जाता है। उसके अलावा तो कुछ हम लोग के पास है नहीं समय। अच्छा सर, 2027 को लेकर तमाम तरह के, देखिए अभी से ही पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं 27 के सत्ताधीश और तमाम इस तरह के। 2027 को लेकर क्या, किस तरह से बीजेपी की जो रणनीति की बात की जाए और क्या कुछ चुनौतियां जो हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं? देखिए अभी कोई चुनौती हम लोग के सामने नहीं है, जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। तो अभी ये लोग को सिर्फ राग अलापरा है, क्योंकि इनके पास कोई उद्देश्य नहीं, कोई दिशा नहीं है। और जो दिशा और दशा इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और देश की थी वो किसी से छुपी नहीं है। तो हम लोग को कोई किसी भी प्रकार की हम लोग चिंता में नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हैं कि 27 में हमारी सरकार बनने वाली है, कोई समस्या नहीं कहीं से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए और न्यूज़ रूम में आने के लिए। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुरेश राही जी, बड़े ही दिलचस्प जवाब दिए उन्होंने तमाम सवालों के। तो न्यूज़ रूम में नेताजी की अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।